हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर देवाशीष चंद्रा, द नी स्पेशलिस्ट। आज का जो टॉपिक है उससे हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है रिवीजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज। रिवीजन या रीडू सर्जरीज होती क्या है? रीडू सर्जरीज का मतलब है जिसमें हमें दोबारा सर्जरी करनी पड़ रही है। दोबारा हमें कब सर्जरी करनी पड़ती है? सोचिए, आपने किसी कारण से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई है और आप खुश नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं। उन केसेस में हम लोग इस रीडू सर्जरी के बारे में सोचते हैं, रिवीजन सर्जरीज के बारे में सोचते हैं। कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें हमें रीडू या रिवीजन सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है? फ्रेंड्स, मैं आपको एकदम इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें आइदर नी रिप्लेसमेंट के बाद घुटना बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया है, मतलब मुड़ता नहीं है, बेंडिंग में डिफ़िकल्टी आती है या सीधा होने में डिफ़िकल्ट होता है, वो पेशेंट्स होते हैं। दूसरा, किसी कारणवश उनके नी के अंदर के जो इम्प्लांट्स हैं वो वेयर आउट कर गए, से एज रिलेटेड, मतलब कि करीब करीब 20, 25, 30 साल चल चुके हैं, उसके बाद घिस गए, या अलाइनमेंट एरर के कारण वो जल्दी घिस गए हैं। जैसे गाड़ी का टायर अगर टेढ़ा लगा हुआ होता है जल्दी घिस जाता है, वैसे इम्प्लांट भी जल्दी घिस जा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, जैसे किसी को इंजरी हो गई है, सोचे कि नी रिप्लेसमेंट हुआ था, उसके बाद वो गिर गए या किसी स्टेयर से स्लिप कर गए। नी रिप्लेसमेंट के बाद सिमिलर इंजरीज जैसे लिगामेंट्स में मीडियल, एमसीएल, एलसीएल या पीसीएल लिगामेंट में इंजरीज या क्वाड्रिसेप्स टेंडन्स में इंजरी हो सकती है, जैसा नॉर्मल आदमी को हो सकता है। उन केसेस में भी कभी कभी रीडू सर्जरीज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल सर्जरीज उनमें सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि इम्प्लांट एक अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है। इसके अलावा कौन पेशेंट्स हो सकते हैं? जैसे उनको इम्प्लांट के साथ कुछ फ्रैक्चर्स हो गए। फ्रैक्चर्स जैसे गिरने के कारण, अगेन चोट के कारण हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण हो सकता है, या फीमर की बोन या थाई की बोन जिसे हम बोलते हैं, या लेग बोन, टिबिया फ्रैक्चर हो गया या पटेला फ्रैक्चर्स हो गया। उन केसेस में भी हमें रीडू सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है। लास्टली, एक और कंडीशन में हमें रीडू सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इन्फेक्शन। किसी कारणवश आपका एक्यूट इन्फेक्शन हो गया है नी में, जो कि नॉर्मल सर्जरीज के बाद बहुत कॉमन है पहले 3 महीने में, और कभी कभी रिमोट इन्फेक्शन, जैसे कि 10 साल बाद आपकी इम्यूनिटी लो हुई किसी कारण से, किसी और इन्फेक्शन से आपके नी में इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन हो गया, जिसमें कि 2 स्टेज रिवीजन सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है। अगला सवाल आता है दोस्तों, कौन से ऐसे वार्निंग साइंस है जिसमें कि हमें सर्जरी, अगर हमने नी रिप्लेसमेंट करा रखी है और हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए? जैसे अगर आपको परसिस्टेंट पेन या स्टिफनेस जॉइंट में बनी हुई है आफ्टर सर्जरी, सोचिए कि साल भर निकल गया है, साल 1.5 साल निकल गया है, घुटना बहुत ज़्यादा स्टिफ है, मुड़ता नहीं है, या बहुत पेन करता है और हमेशा सूज जाता है, तो ऐसे केसेस में हम एडवाइस करते हैं कि आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें। बहुत समय क्या होता है कि नी रिप्लेसमेंट से पहले आपके पैर बो होते हैं, करेक्शन के बाद भी बहुत समय बो रह जाता है, या बहुत समय स्ट्रेट था घुटना, ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे बो होने लग गया। इसका मतलब है अलाइनमेंट एरर्स दोबारा से स्टार्ट हो गए। अगर ऐसा आपको फील होता है या आपको कोई टोकता है कि आपका नी रिप्लेसमेंट वाला घुटना टेढ़ा होता हुआ जा रहा है, तो प्लीज़ इमीडिएटली डॉक्टर्स को दिखाएं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन होता है, जैसे बोन पेन, हड्डियों में दर्द होना, जो कि बिना रीडू सर्जरी के ठीक किया जा सकता है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के कारण भी बहुत सारे इम्प्लांट फेलियर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपकी अगर हड्डियां नरम हो गई। सोचिए, मैं एग्जांपल के लिए आपको ये समझा रहा हूँ कि हमने एक लकड़ी के दरवाजे में एक बहुत अच्छा हैंडल लगाया, बहुत महंगा हैंडल लगाया, मगर लकड़ी के दरवाजे की जो लकड़ी है वो सॉफ्ट हो गई है, तो क्या हुआ, जो मेटल हैंडल हमने जितना भी अच्छा लगाया, जितनी भी अच्छी तरीके से लगाया, वो निकल के आ जाएगा। वैसे ही इम्प्लांट सर्जरीज के बाद ये पॉसिबल है कि आपकी बोन्स सॉफ्ट हो रही हो, अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, आप विटामिन डी नहीं ले रहे, या आप बोन रिलेटेड केयर नहीं ले रहे, हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड कर रहे हैं, ऐसी कंडीशंस में हो सकता है बोन्स नरम हो जाए और इम्प्लांट लूज होकर धीरे धीरे आपका पैर दोबारा से बेंड होना शुरू हो जाए। तो इन केसेस में अर्ली डॉक्टर को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अर्ली इसे डायग्नोस कर लें और बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, तो बहुत समय बोन की जो वेयर एंड टियर ऑफ इम्प्लांट है उसे रोका जा सकता है, प्लस अनअवॉइडेबल फ्रैक्चर्स को रोका जा सकता है। रीडू सर्जरीज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पेशेंट का एक माइंडसेट होता है कि जब एक बार सर्जरी करा के ठीक नहीं हुआ तो सेकंड टाइम सर्जरी से कैसे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कोई भी कंडीशन, आज के डॉक्टर्स, आज की जो हमारे इम्प्लांट की टेक्नोलॉजी है, जो सर्जिकल स्किल्स है, वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं कि रीडू
करीब करीब 3 से 4 बार तक किया जा सकता है। मतलब आपने एक सर्जरी कराई है और फेल हो गई है, उसके बाद दोबारा रीडू हो सकती है, उसके बाद दोबारा रीडू हो सकती है, ऐसे 4 बार रिपीट किया जा सकता है। इतना इम्प्लांट हमारे पास अवेलेबल है। सो इसलिए प्लीज़ इस वहम में मत रहिए कि मैंने एक बार सर्जरी करा दी और किसी कारणवश या किस्मत खराब हो गई, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। किसी भी स्टेज से इसे वापस ठीक किया जा सकता है और आप वापस चलने फिरने दौड़ने वाली हालत में पहुंच जाओगे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ केस, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इनका अलाइनमेंट इशू था। मतलब कि बहुत दिनों से उनको लगता था कि उनका पैर टेढ़ा है। इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी उनको ये फीलिंग आ गई थी, क्योंकि उनकी पहली सर्जरी 2011 में हुई थी, सेकंड साइड की सर्जरी 2013 में हुई थी। अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी सेकंड सर्जरी से खुश नहीं थे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि उनका पैर जो है थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है। तो हमने सबसे पहला चीज़ जो किया, नॉर्मल एक्सरे स्टैंडिंग के अलावा उनका स्कैनोग्राम कराया। स्कैनोग्राम में हमें ये डायग्नोसिस हो गया कि ये जो अलाइनमेंट है एक स्ट्रेट है और दूसरा वाला टेढ़ा है। सो ऑन दिस बेसिस हम लोगों ने डिसाइड किया कि उनके सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है। सो इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी रीडू सर्जरी करने जाए तो इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए एमआरआई सब लोग करवा लेते हैं। तो इन केस में भी हम लोगों ने प्रोफाइलेक्टिव एमआरआई करके देखा कि नी जॉइंट के आसपास कोई इफ्यूशन या कलेक्शन तो नहीं है। इसके बाद हमने पेशेंट के साथ फुल डिस्कशन किया, उनको ये समझाया कि आपको ये रीडू सर्जरी की ज़रूरत है। उनके घुटने में अलाइनमेंट एरर के अलावा इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, जो कि इस पिक्चर में आप देख पाओगे कि इनकी अलाइनमेंट के अलावा पैर घुटना टेढ़ा लग रहा है, प्लस ऑन टेबल कितनी ज़्यादा लैक्सिटी, मतलब लूजनेस ऑफ मीडियल लेटरल जो इंस्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा थी। ड्यूरिंग द सर्जरी हम लोगों ने ये पाया कि इनकी जो घुटने के अंदर इम्प्लांट थे वो कम्प्लीटली लूज हो गए थे और खुल के निकलने वाले थे, जिन्होंने बोन को काफ़ी डैमेज कर दिया था। बस ये फ्रैक्चर करके निकलने ही वाले थे और गनीमत से हम लोगों ने एकदम अच्छे टाइम पे इसको पकड़ लिया और इसकी रीडू सर्जरी की। रीडू सर्जरीज में ऑलमोस्ट हम लोग जितना इम्प्लांट पहले लगा था उसी तरह के इम्प्लांट से हम लोग स्किप आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पेशेंट के पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज को आपको दिखा रहा हूँ। इन पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज में आप देखोगे, अगर कंपैरिजन व्यू में दोनों साइड में करता हूँ तो आप देखोगे मेटल इम्प्लांट बहुत ज़्यादा नहीं है। लोगों को लगता है कि रीडू सर्जरी में बहुत सारा इम्प्लांट एक साथ डाल देंगे और मेरा पैर बहुत भारी हो जाएगा फिर और नहीं मुड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। इम्प्लांट डिज़ाइन इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि जस्ट जो पार्ट हमारा ख़राब हो रहा है हम उसी को रीडू में रिप्लेस कर सकते हैं। सो आप जैसा इस पिक्चर में देख सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्लांट इसके अंदर नहीं है और कम से कम इम्प्लांट के साथ हमने बोन को प्रिजर्व किया, ताकि हम अगर इनके किस्मत ख़राब भी रही, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ रीडू की ज़रूरत हो तो हम बोन कंजर्वेटिव प्रोसीजर करते जाते हैं। सो जब डॉक्टर सर्जरी करता है तो कंजर्वेटिव सर्जरी के लिए आगे बढ़ता है ताकि आगे बोन लॉस ना हो। इसके अलावा जो वीडियो में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे पेशेंट का प्री ऑपरेटिव क्या कहना था सर्जरी से पहले, वो क्या डिमांड करते थे। जैसे हर एक बंदा डरा हुआ रहता है, तो आप अगर इनकी बात सुनेंगे तो आपको ये फील होगा कि ये भी बहुत डरे हुए थे। कैसे हैं सर आप अभी? आपकी सर्जरी कब हुई थी सर? इसकी लेफ्ट जो है नी की इसकी 2011 में जी, और राइट की 2013। ओके। क्या प्रॉब्लम आ रही है सर अभी आपको? इसमें एक तो दर्द रहता है जी जी, और ये नीचे लचक भी खा रहा है पैर। ओके। तो अभी ज़्यादा दर्द हो रहा है आपको? दर्द बहुत रहता है, बिना पेन किलर के मैं नहीं चल सकता। अच्छा, ये प्रॉब्लम आ रही है आपको। ठीक है सर, थैंक यू। तो रीडू सर्जरीज के बारे में एक और बहुत बड़ा मिथ है कि ये बहुत पेनफुल होती है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, इनमें बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। तो आई थिंक इनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा हमारा प्राइमरी सर्जरी होती है कि सेम डे पे हम लोग खड़ा कर देते हैं, वॉकिंग स्टार्ट कराते हैं, नेक्स्ट डे आप हॉस्पिटल रहते हो, उसके अगले दिन घर जाते हो। उसी तरह रीडू सर्जरीज को भी हम लोग बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, जिसमें आप सेम डे पे स्टैंडिंग कर सकते हो, नेक्स्ट डे पे आप वॉक कर सकते हो, उसके अगले दिन आप घर जा सकते हो। सो इसका सबसे जीता जागता जो सबूत है वो हमारे पेशेंट है जिन्होंने ये बात बताई है। मेरा नाम सुरेश कुमार गोयल है। मेरी उम्र 71 ईयर्स है। मैं पेशे से वकील हूँ और मैं डीग डिस्ट्रिक्ट भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने सीके बिरला हॉस्पिटल में अपने राइट नी की रिवाइज सर्जरी करवाई है। मैं अब चल फिर रहा हूँ। मुझे सर्जरी का आज तीसरा दिन है। अगले दिन ही मुझे खड़ा कर दिया गया था और दूसरे दिन मैं चलने फिरने लग गया था। आज तीसरे दिन मैं काफ़ी राहत महसूस कर रहा हूँ
और मेरे घुटने में काफ़ी दर्द कम है। रीडू सर्जरीज के बाद मूवमेंट किस तरह की रहती है, वॉकिंग कैसी रहती है, सो इसके ऊपर भी बहुत लोगों को टेंशन रहती है। रीडू सर्जरीज ऑलमोस्ट वैसे ही मूव कर रही होती है अनटिल अनलेस बहुत बड़े बड़े फ्रैक्चर्स ना हुए हो, क्रिएट ना हो किए हो। तो इसलिए अर्ली सर्जरी से देखा गया है कि बहुत समय हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में अपनी पेशेंट को ले जाते हैं, जिसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि विद इन ए वीक आप वॉकर से स्टिक पे आ जाएंगे, विद इन 2 वीक्स स्टिक भी हट जाती है आपकी रीडू सर्जरीज में। एंड रीडू सर्जरीज आर नॉट पेनफुल एट ऑल। सो इसी तरीके से मेरी एडवाइस उन लोगों के लिए जिनका प्राइमरी सर्जरी फेल हुआ है या रीडू सर्जरी फेल हुआ है, तो रिवीजन सर्जरीज के लिए घबराए ना, प्लीज़ कम्युनिकेट टू अस, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट बेस्ट पॉसिबल आंसर। एंड लेट्स सी मेरे ये जो पेशेंट है वो 3 हफ्ते में क्या कहना चाहते हैं, ये भी सुन लीजिए आप साथ में। अभी आफ्टर सर्जरी आपको जैसे 3 हफ्ते हो गए हैं, तो वॉकिंग में कुछ डिफरेंस फील हो रहा है पहले से? चल पा रहा हूँ मैं। चल पा रहे हो? हाँ। अच्छा, लोगों का ना रिवीजन सर्जरी से बहुत एक डर रहता है कि मैं दोबारा सर्जरी कराऊँ कि नहीं कराऊँ। तो बस उसमें एक लाइन पूछना चाहता हूँ, 21 दिन बाद या 22 दिन बाद आपको कैसा लगता है रीडू सर्जरी और प्राइमरी सर्जरी में कोई डिफरेंस फील हुआ आपको? नहीं हुआ मुझे। मैं बहुत डर रहा था सर्जरी से और लोगों ने मुझे डराया भी बहुत था। अच्छा, कि आपकी हड्डी क्रैक हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब मैंने कहा यार घुट के जीने से तो अच्छा है, अगर होगा तो कुछ हो जाएगा, मैं तो वही कराऊंगा। ठीक है। सो आपको अगर किसी को मैसेज देना है, जो लोग मतलब पहली सर्जरी के बाद परेशानी में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? मैं तो उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप डरे नहीं, अगर आपको तकलीफ है तो आप फ़ौरन रीसर्जरी कराइए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। सो रीडू सर्जरीज के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, उनमें से लास्ट चीज़ मैं एक बार सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके नोन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रीडू मतलब प्राइमरी सर्जरी कराई है और खुश नहीं है या उनको प्रॉब्लम्स है। यही बहुत सारे मेरे अपने पेशेंट्स भी कहते हैं सर्जरी कराने से पहले कि सर उन लोगों का तो सर्जरी अच्छा नहीं हुआ, या मेरे घर के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सर्जरीज अच्छी नहीं हुई है। सो मेरी एडवाइस उनके लिए, प्लीज़ ऐसा अगर कोई आपका पड़ोसी है, आपका दोस्त है, आपका जानने वाला है जिनकी प्राइमरी सर्जरी में कुछ डिफ़िकल्टी आई थी, तो उनको भी लेके आइए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको नॉर्मल वे में वॉक करा पाए, सारी एक्टिविटीज़ करा पाए और उनको बैक टू नॉर्मल लाइफ में बैक कर सके, जिसमें वो सारी एक्टिविटीज़ कर पाए। सो अगर आपका अब भी कोई सवाल बनता है, डेफिनेटली इस वीडियो के बाद बहुत सारे बनेंगे, तो प्लीज़ फ्री टू कम्युनिकेट। और इस वीडियो के नीचे आप अपने सवाल को पूछो, मैं ट्राई करूँगा जितने हो सके इनको आंसर करूँ। और अगर कोई और वीडियो बनाने की ज़रूरत है रीडू के ऊपर, तो डेफिनेटली पूछिए, मैं इसके सारे नए वीडियोस भी बना के डालूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर देवाशीष, द नी स्पेशलिस्ट। फील फ्री टू कम्युनिकेट कभी भी। थैंक्स।